आज हम पढ़ेंगे कानून की दुनिया का एक महत्वपूर्ण अधिनियम जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका पहले नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लेकिन इसको बदल के इसका नया नाम जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। तो इसको जानेंगे कि इसमें कितनी धाराएं हैं, टोटल कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं और इसका क्या काम है। एक एक प्रोविजन, एक एक भाग, एक एक चैप्टर के बारे में अलग अलग वीडियो में देख लेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्यों बना है, किस लिए बना है, क्या इसका काम है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और स्टार्टिंग का पोर्शन इसका देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग क्या है। सबसे पहले कोई भी कानून जब आप पढ़ते हैं तो उसको ये देख लीजिए कि ये कानून का उपयोग क्या है। अगर आपको किसी भी कानून के बारे में पढ़ना है, किसी भी कानून को समझना है, तो पहले उसकी उपयोगिता समझिए कि इसका कहाँ पे क्या यूज रहता है। अब मान लो कि हमने पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ लिया और यही नहीं पता चला हमें कि आखिर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ पे हमको यूज करना है, तो एविडेंस एक्ट को पढ़ना बेकार है। तो देखिए, एविडेंस एक्ट क्यों बना है। भाई, कोई भी मैटर, कोई भी मामला अगर न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में उस मामले से संबंधित बहुत सारे सबूत लिए जाते हैं, साक्ष्य लिए जाते हैं। तो कौन से साक्ष्य न्यायालय में एडमिट होंगे, कौन से साक्ष्य न्यायालय में रेलिवेंट होंगे, किन साक्ष्यों को न्यायालय ग्रहण करेगा, किन साक्ष्यों को न्यायालय रिजेक्ट करेगा, ये सारा प्रोसेस बताता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको इस समय कहते हैं। भाई, कोई मामला हुआ और खोजबीन करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस होती है। पुलिस बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके ले जाती है न्यायालय में। उन बहुत सारे सबूत में कौन से सबूत न्यायालय एक्सेप्ट करता है, किन सबूतों को न्यायालय डिनाई कर देता है, मतलब मना कर देता है, ये एविडेंस एक्ट बताता है। न्यायालय जो जांच करता है, भाई जो मैंने बताया ना कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस होता है, खोजबीन पुलिस करता है किसी भी मामले की। खोजबीन के बाद जो खोजबीन में तथ्य मिले हैं, उन तथ्यों को न्यायालय में ले जाया जाता है। न्यायालय उन तथ्यों को एविडेंस एक्ट के तहत मिलाता है। उस मिलाने की प्रक्रिया को जांच कहते हैं। न्यायालय देखता है कि तुम, मतलब पुलिस जो भी खोजबीन करके लाई है उसमें कौन से तथ्य रेलिवेंट हैं और कौन से तथ्य इरेलीवेंट हैं, मतलब कौन से सुसंगत हैं और कौन से विसंगत हैं। इन सारे तथ्यों को छांटता है, सारे सबूतों को छांटता है न्यायालय, इसको कहते हैं जांच। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया न्यायालय में बताई गई है कि कौन से तथ्य रेलिवेंट होंगे, कौन से तथ्य इरेलीवेंट होंगे, किनको न्यायालय मानेगा, किनको नहीं मानेगा, कौन से फैक्ट प्रोसीजर में दिए जा सकेंगे, कौन से नहीं दिए जा सकेंगे। ये सारी चीज़ें आपके एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में बताई गई। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य है कि जो भी मामले से संबंधित तथ्य लाए गए हैं, उन तथ्यों की रिलेवेंसी क्लियर करना कि कौन से रिलेवेंट हैं, कौन से रिलेवेंट नहीं हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एक्ट बना हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले था वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से था। इस समय जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से। इस एक्ट में टोटल चैप्टर हैं 12, टोटल पार्ट्स हैं इसमें 4, यानी कि कुल भाग 4, कुल अध्याय 12, कुल धाराएं 170 और सबसे बड़ा जो इसका चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, जो कि सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 50 तक दे रखा है। ठीक, ये अधिनियम जब बना था 2023 में, तो इसका अधिनियम क्रमांक कितना था, मतलब कितने नंबर का एक्ट ये उस ईयर में था। अधिनियम क्रमांक का मतलब होता है कि ये अधिनियम उस साल में चौथे नंबर का एक्ट था। तो ये अधिनियम क्रमांक इसका है 47, यानी कि 47वें नंबर का एक्ट ये था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो अधिनियम क्रमांक है वो 4747 है। ठीक, हमने देखा
किसका अधिनियम क्रमांक 47। टोटल इसमें जो भाग हैं वो 4 हैं, टोटल अध्याय 12 हैं, टोटल धाराएं 170 हैं, और सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो 3 से 50 तक, सेक्शन 3 से 50 तक का है चैप्टर 2। ये सारी चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ जो जुडिशियल एग्जाम्स में आने वाली हैं। फालतू का मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी आने वाला है मैं वही पढ़ाऊंगा। और ये चीज़ें किसी भी जुडिशियल एग्जाम्स में 110% पूछी जाती हैं, ये मेरा दावा है। चैप्टर भी पूछे जाते हैं कितने हैं, टोटल धाराएं भी पूछी जाती हैं कितनी हैं, और सबसे बड़ा अध्याय भी पूछा गया है कि कितना, कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है। सारे जुडिशियल एग्जाम्स के आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें वेरीफाई कर लीजिए कि ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, वो कौन से सेक्शन से कहाँ तक दे रखा है। तो इसका जो पहला पार्ट है और पहला चैप्टर है वो सेक्शन 1 और 2 है। फर्स्ट जो चैप्टर है इसका सेक्शन 1 और 2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 3 चीजें बताई गई हैं कि इसका नाम क्या होगा, ये लागू किन किन पर होगा, और ये प्रारंभ मतलब कब से ये शुरू हुआ है। 3 चीजें हैं। देखिए, किसी भी अधिनियम का जब आप पढ़ेंगे, किसी भी अधिनियम के सेक्शन 1 में लगभग यही 3 चीजें बताई गई होती हैं। पहला कि इसका नाम क्या होगा, शॉर्ट टाइटल। दूसरा कि ये किस किस पर लागू होगा। तीसरा कि ये कब से लागू हुआ है, प्रभावी कब से हुआ है। 3 चीजें लगभग हर एक्ट में यही चीजें बताई गई होती है सेक्शन 1 में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसका पूरा नाम है। लागू किस किस पर होता है, किस पर नहीं होता है। तो देखिए, एविडेंस एक्ट जितनी भी जुडिशियल प्रोसेस हैं, जितनी भी न्यायिक कार्रवाइयां हैं, सारी न्यायिक कार्रवाइयों पर यह अधिनियम लागू होता है। ठीक, पहली चीज। सेना न्यायालय पर भी लागू होता है, जो सेना के न्यायालय हैं उन पर भी एविडेंस लागू होता है। अब लागू होता कहाँ नहीं है, ये 2 जगह लागू नहीं होता है। एक तो एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है, दूसरा मध्यस्थ पर लागू नहीं होता है। अब क्यों नहीं लागू होता है, देखो मध्यस्थ क्या होता है। मध्यस्थ होता है एक किसी भी पार्टी को बैठा के सुलह कराना, उसको मध्यस्थ कहते हैं। तो मध्यस्थ का कोई भी दबाव नहीं होता है, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस नहीं होती है उसकी, वो केवल पार्टी को बैठा के सुलह करा देता है। इस वजह से ये मध्यस्थ पे भी लागू नहीं होता है। तो 2 चीज़ों पे लागू नहीं होता, किस पे, पहला एफिडेविट पे यानी शपथ पत्र पे, दूसरा मध्यस्थ पे। बाकी ये हर जगह लागू होगा, सेना न्यायालय पर भी लागू होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्पेशल तौर से आएगा कि क्या ये अधिनियम सेना न्यायालय पे लागू होता है, तो बिल्कुल होता है। ये क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि पहले ये सेना न्यायालय पे लागू नहीं होता था। अब जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना, ये सेना न्यायालय पे लागू हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य लगभग है, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 1। अब इसमें एक चीज बची है कि सेक्शन 1 में अभी 2 टॉपिक मैंने बताया कि पहला नाम क्या होगा, दूसरा किस किस पर लागू होगा। अभी इसमें एक चीज बची है कि ये प्रभावी कब से हुआ है। प्रभावी मतलब कि ये अधिनियम कब से लागू हुआ है। तो ये अधिनियम लागू होने की डेट है 1 जुलाई 2024, ठीक है, 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ था, प्रभावी हो गया था। ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में लगभग हर एक्ट में परिभाषाएं दे रखी होती है, लगभग एक आध को छोड़ के परिभाषाएं। तो इसमें भी सेक्शन 2 में परिभाषाएं दे रखी है। कुछ परिभाषाएं हमको पढ़नी है, कुछ छोड़नी है। जुडिशरी के हिसाब से सारी परिभाषा नहीं पढ़नी है, एक आध छोड़नी है। तो जो परिभाषाएं हमको पढ़नी है वो परिभाषाएं यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। तो पहले तो मैं एक एक करके गिना देता हूँ, उसके बाद डिफाइन करता हूँ कि कौन कौन सी परिभाषा क्या है। देखो, इसके 2 क्लॉज है। सेक्शन जो 2 है उसके 2 क्लॉज हैं, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये फर्स्ट क्लॉज कहता है कि कुछ परिभाषाएं यहाँ पे हम दे रहे हैं। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो परिभाषाएं हमने दी हैं
उनको छोड़ दीजिए। उनके अलावा अगर कोई शब्द इसमें ऐसा आता है जिसका अर्थ इसमें नहीं दे रखा है, उस शब्द का अर्थ अगर आईटी एक्ट में दे रखा है, बीएनएस में दे रखा है और बीएनएसएस में दे रखा है, तो वहां से उसका अर्थ निकाल लीजिए। समझ लेना, सेक्शन सेकंड के 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज आपको परिभाषाएं बता दी गई हैं कि ये परिभाषाएं हैं, इनका ये मतलब है। दूसरा क्लॉज कहता है कि ये परिभाषाओं के अलावा अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसका अर्थ इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन बीएनएस में दे रखा है, बीएनएसएस में दे रखा है और आईटी एक्ट में दे रखा है, तो आप वहां से उसका अर्थ लगा लीजिए, लेकिन अपने मन से नहीं लगाना है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्लॉज कि कौन कौन सी परिभाषा इसमें डिफाइन की गई है। तो देखिए, पहली परिभाषा जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है न्यायालय की, 2A, न्यायालय 21A, 2A नहीं है, 21A न्यायालय की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा बी में दे रखी है, निश्चायक सबूत क्या होगा। तीसरी परिभाषा है नासाबित क्या होगा। चौथी परिभाषा है दस्तावेज क्या होगा। पांचवी परिभाषा है साक्ष्य क्या होगा। छठी परिभाषा है तथ्य क्या होगा, फैक्ट किसको कहेंगे। सातवीं परिभाषा है विवादित तथ्य क्या होगा। आठवीं परिभाषा है उपधारणा क्या होगी, उपधारणा कर सकेगा क्या होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है साबित नहीं हुआ क्या होगा, साबित हुआ क्या होगा, सुसंगत किसको कहते हैं, उपधारणा किसको कहते हैं। ये सारे परिभाषा हैं। अब इनको हम एक एक करके सारी परिभाषाओं को डिटेल कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी परिभाषा में किसी भी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। वीडियो भले ही थोड़ा लेक्चर थोड़ा देर का हो जाए, लेकिन किसी भी परिभाषा में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक एक करके परिभाषा जानते हैं। इसमें जो पहली परिभाषा हमको पढ़नी है वो है न्यायालय की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि न्यायालय क्या होगा। देखिए, अगर आपने किसी भी एक्ट का, खासतौर से जो मेजर एक्ट है, मेजर एक्ट का अगर आपने परिभाषा खंड तैयार कर लिया है, तो इस परिभाषा खंड से 2 नंबर आपके पक्के हैं, कोई काटने वाला नहीं है। क्योंकि परिभाषा खंड से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो इस परिभाषा खंड को आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएं। न्यायालय क्या होगा, 2(1) के क्लॉज ए में हमको देखना है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय क्या होगा, किसको न्यायालय कहेंगे, क्या क्या न्यायालय में आएगा। रटने पे ध्यान मत दो, जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। रटोगे तो विधि की भाषा इतनी कठिन है कि आपको समझ में नहीं आने की। आप समझ लो थीम क्या है उसकी। तो जो न्यायालय है, किसको न्यायालय कहेंगे। अक्सर हम लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं तो देखते हैं न्यायालय है, न्यायालय क्या हुआ, कौन कौन न्यायालय में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो जो 2A में बताया गया है उसमें बताया गया कि सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और सबूत लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति, तीन बातें हैं इसमें याद रखना। पहला सभी न्यायाधीश, दूसरा सभी मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूज होगा कि न्यायाधीश क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने मजिस्ट्रेट और न्यायालय के लिए, न्यायाधीश के लिए वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मजिस्ट्रेट में और न्यायाधीश में डिफरेंस होता है। सभी न्यायाधीश आएंगे न्यायालय के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट आएंगे, और इसके अलावा जो व्यक्ति सबूत लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अथोराइज किया गया है, वो व्यक्ति भी न्यायालय के अंतर्गत ही आएगा। इसमें आएगा क्या नहीं, इसमें मध्यस्थ नहीं आएगा। ठीक है, मध्यस्थ नहीं आएगा इसमें। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर। मैंने बताया ना तो मीडिएटर पे एविडेंस लागू होता है, ना मीडिएटर न्यायालय की परिभाषा में आता है। तो मीडिएटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहीं से आप समझ जाइए, सेक्शन फर्स्ट से ही समझ जाइए कि अगर सेक्शन फर्स्ट में एविडेंस एक्ट मीडिएशन पे लागू नहीं होता है तो मीडिएशन न्यायालय की श्रेणी में भी नहीं आएगा। ठीक, कौन कौन आता है न्यायालय में, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट और सबूत लेने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति। ये हो गया आपका न्यायालय। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहली परिभाषा 2(1) के ए में है किसकी, न्यायालय की। क्या क्या आता है इसमें न्यायालय में, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के प्राधिकृत सभी व्यक्ति।
क्या नहीं आएगा इसमें? वो मध्यस्थ है, मध्यस्थ इसमें नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, निश्चायक सबूत। शब्द बड़े अटपटे हैं, मतलब उल्टे टेढ़े हैं, लेकिन कानून वाले व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनक्लूसिव प्रूफ। ऐसा सबूत जो निश्चायक है। देखिए इसको हम थोड़ा सरल कर दें आपके लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 शब्द हैं। पहला शब्द है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। दूसरा है उपधारणा करेगा, और तीसरा है निश्चायक सबूत। इन तीनों को मैं एक साथ ही समझा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो 3 शब्द हैं, 3 शब्द, पहले शब्दों को समझ लेते हैं, इनकी डिफिनेशन कहाँ दे रखी है, परिभाषा कहाँ दे रखी है, उसको बाद में समझेंगे। 3 शब्द इसमें आपको मिलेंगे डेफिनेशन क्लॉज में। पहला शब्द है उपधारणा करेगा, दूसरा शब्द है उपधारणा कर सकेगा, तीसरा शब्द है निश्चायक सबूत। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी का लड़का है और वो शराब नहीं पीता है, किसी का लड़का है और वो शराब नहीं पीता है, और उसके घर पे किसी ने जाके शिकायत कर दी कि तुम्हारे लड़के ने दारू पी के कहीं पे बवाल किया है। तो उस व्यक्ति के जो, उस लड़के के जो पिताजी होंगे वो उपधारणा कर सकेंगे, मतलब हो सकता है कि वो मान लें कि हाँ इसने दारू पी होगी, लेकिन कंफर्म नहीं होंगे कि हाँ इसने पी होगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसने कभी दारू नहीं पी है। तो उसके पिताजी कंफर्म नहीं हो पाएंगे, हो सकता है कि वो मान लें, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उससे कहें कि सबूत क्या है, दिखाओ। सेम वही कंडीशन एविडेंस एक्ट में, स्वार्थी साक्ष्य अधिनियम में क्या है, अगर कहीं पे लिखा है उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय के सामने अगर आप जाते हो, कोई मामला देते हो, और अगर वो उपधारणा कर सकेगा के अंतर्गत आता है, तो न्यायालय हो सकता है मान भी ले आपकी बात, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहे कि और सबूत ले आओ तब मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। ये उपधारणा कर सकेगा का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है उपधारणा करेगा। ये क्या है? उपधारणा करेगा क्या मतलब है? फिर वही उदाहरण पे आ जाओ कि किसी का लड़का है, अब वो कभी कभार दारू पी लेता है, उसको पता है कि कभी कभार दारू पी लेता है, और आगे उसकी शिकायत किसी व्यक्ति ने कर दी कि तुम्हारे लड़के ने शराब पी करके कहीं पे बवाल किया है, तो उसके पिताजी मान लेंगे कि हाँ इसने दारू पी होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले भी एक आध बार पी चुका है। कंफर्म नहीं है, लेकिन वो उपधारणा कर लेगा कि हाँ पी हो सकेगा, हो सकता है पी होगी, मान लेगा। सबूत नहीं मांगेगा उससे। क्यों? क्योंकि सबूत मांगेगा तो उसकी बेइज्जती होगी कि पहले तो पी इसने, फिर पी कह रहा है, तो सबूत लाएगा तो पक्का हो जाएगा। तो उसके पिताजी क्या है, कंफर्म हो जाएगी कि हाँ उसने पी होगी। ऐसी बीएसए में है, आप कोई मामला लेकर के गए न्यायालय के सामने, न्यायालय को लगा कि हाँ यार ये तो होगा ही होगा, तो न्यायालय क्या करेगा, मान लेगा। उपधारणा करेगा, कर सकेगा नहीं, करेगा, मान लेगा कि हाँ ऐसा होगा। कब तक? जब तक आप उसको डिनाई ना कर दो, आप उसको गलत साबित ना कर दो, तब तक न्यायालय मान के रखेगा कि हाँ आपने ऐसा किया होगा। क्या है? उपधारणा करेगा। तीसरा आता है निश्चायक सबूत, कनक्लूसिव प्रूफ। क्या है? कनक्लूसिव प्रूफ। अब फिर उसी उदाहरण पे वापस आ जाओ। लड़का घर पे लड़खड़ाते हुए आया, चार से चीजें तोड़ ताड़ डाली, लड़खड़ाते हुए आया। लड़खड़ाते हुए आया, पिताजी ने देखा कि यार लड़का जो है लड़खड़ाते हुए आया घर पे, पक्का हो गया कि ये शराब पी के आया। कनक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत हो गया कि ये शराब पी के आया। न्यायालय के सामने तुम लेके गए कोई चीज, न्यायालय देखा, बोले हाँ ये पक्का है। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय को लगता है कि हाँ ये कंफर्म यही है,
तो न्यायालय क्या करेगा, मान लेगा कि यही है और तुमको सबूत देने से मना कर देगा, कहेगा छोड़ो सब क्लियर हो गया है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर कर लो। ए की बी के साथ में शादी हुई है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ए की बी के साथ में शादी हुई है। अगर शादी होने के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बी के बच्चा हो गया, बी के बच्चा हो गया। अब अगर ए और बी की शादी वैलिड है, ये सिद्ध हो गया कि शादी वैलिड है। अगर शादी वैलिड है तो बच्चा वैलिड है, बच्चा ए का ही है। कितना भी ये मना करे कि मेरा नहीं है, 4 महीने का, 5 महीने का मेरा नहीं, कुछ भी हो, बच्चा ए का ही है। क्यों? क्योंकि शादी वैलिड है। अगर तुम शादी अनवैलिड करा देते हो तब तो माना जाएगा कि बच्चा किसी और का है, लेकिन अगर शादी वैलिड है तो बच्चा तुम्हारा है। यही कॉन्सेप्ट है कि निश्चायक सबूत, ऐसा सबूत जो बिल्कुल निश्चित है, शादी अगर पक्की है, कंफर्म है, वैलिड है, तो बच्चा कंफर्म तुम्हारा ही है, निश्चायक सबूत है इसका। तो ये तीनों शब्द मैंने इकट्ठे आपको समझाए, ये आपको डेफिनेशन क्लॉज में अलग अलग मिलेंगे। अब देखते हैं डेफिनेशन क्लॉज को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब मैंने बताया निश्चायक सबूत की परिभाषा दे रखी है 2 बी में, निश्चायक सबूत मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है नासाबित। नासाबित, ये भी 3 शब्द अलग अलग हैं। देखो, एक है साबित, इसमें परिभाषाएं बिखरी हुई हैं। दूसरा है नासाबित, अभी आपको मिलेगा ये। तीसरा है साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। बड़े ध्यान से पढ़ना। देखिए, एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि अगर आप जरा सा चूके, वो कहते ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। एविडेंस एक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं फंसेगा अगर आप लापरवाही से पढ़ रहे हो। कुछ अधिनियम ऐसे हैं लॉ के फील्ड में जो आप अगर जरा सी लापरवाही से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं फंसने वाले हैं, लेकिन अगर आपने जरा सा मन लगा के पढ़ लिया तो ये एक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे, जिंदगी भर बैठे रहेंगे, कभी निकलने वाले नहीं है। तो एविडेंस एक्ट को थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक। कुछ अगर नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा उसको, दोबारा से वीडियो बना के बता दूंगा। अब हम 3 शब्द और हैं, पहले मैंने 3 शब्द डिस्कस किए। कौन कौन से 3 शब्द थे? पहला उपधारणा कर सकेगा, दूसरा उपधारणा करेगा, तीसरा निश्चायक सबूत। अब हम अगले 3 शब्दों पे आते हैं। कौन कौन से 3 शब्द हैं? पहला है साबित यानी कि प्रूव, दूसरा है नासाबित यानी कि डिसप्रूव, और तीसरा है साबित नहीं हुआ यानी कि नॉट प्रूव्ड। 3 शब्द हैं, तीनों को समझते हैं। साबित, साबित का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रूव? हमने न्यायालय के सामने कोई एविडेंस दिया, मान लो कि हम ये एविडेंस पेपर है मेरे पास, हमने न्यायालय के सामने दिया कि साहब ये मेरा सबूत है। न्यायालय ने इसको देखा और पढ़ने के बाद उसको लगा कि हाँ यार अच्छा है, न्यायालय ने माना कि इसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है इसकी, न्यायालय ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है। ये हो गया साबित, यानी कि न्यायालय के सामने हमने कोई तथ्य रखा, न्यायालय ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उसको लगा कि इसका अस्तित्व है, यही प्रूफ है, इसी को कहते हैं साबित। क्लियर? मतलब मैंने न्यायालय के सामने कोई सबूत रखा, कोई फैक्ट रखा, न्यायालय ने उसको देखा और देखने के बाद न्यायालय को लगा कि इसका अस्तित्व है, यही साबित है। इसके बाद दूसरा शब्द है नासाबित। हमने न्यायालय को कुछ पेपर दिए, हमने कहा ये साहब पेपर है, न्यायालय ने पढ़ा और डिनाई कर दिया, बोला इसका अस्तित्व नहीं है। मतलब मैंने न्यायालय को दिया, न्यायालय ने उसको पढ़ा, समझा, और पढ़ने समझने के बाद न्यायालय ने कहा कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये नासाबित। हमने न्यायालय को कुछ दिया, कोई फैक्ट दिए, न्यायालय ने उसको ध्यान ही नहीं दिया, हम कह रहे हैं कि साहब ये फैक्ट है हमारे, न्यायालय ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा तथ्य जो हमने न्यायालय के सामने रखा, न्यायालय ने उस पर विचार ही नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, ना अस्तित्व बताया ना अनस्तित्व बताया, कोई विचार ही नहीं किया,
साबित नहीं हुआ। तो जिस पर न्यायालय ने विचार किया और अस्तित्व बताया, साबित। जिस पर न्यायालय ने विचार किया, अस्तित्व नहीं बताया, ना साबित। और जिस पर न्यायालय ने विचार ही नहीं किया, देखा ही नहीं, साबित नहीं हुआ। ये 3 शब्द हैं, इनको बड़े अच्छे से याद रखना। एविडेंस एक्ट में ये परिभाषा करने में बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। किसी भी पेपर को आप देखे आना, ये 3 शब्द आपको मिलेंगे, तो इनको अच्छे से याद रखना। मैं फिर एक बार समझा देता हूं कि साबित मतलब हमने न्यायालय को कोई तथ्य दिया, न्यायालय ने उसको देखा और देखने के बाद उसको कहा कि इसका अस्तित्व है, साबित। अगर हमने न्यायालय को कुछ दिया और देने के बाद न्यायालय ने उसको देखा और कहा कि इसका अस्तित्व नहीं है, ना साबित। हमने न्यायालय को कुछ दिया, न्यायालय ने उस पर कोई विचार ही नहीं किया, छोड़ दिया जीव कहते, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। ठीक, ये 3 शब्द ही हो। अब देखिए मैंने परिभाषा कहां से शुरू कराई थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2A में हमने बताया था न्यायालय है। न्यायालय में क्या क्या होगा? सारे न्यायाधीश, सारे मजिस्ट्रेट और जो व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए अपराध करते हैं, वो सारे लोग इसमें आएंगे। पहला। 2(1)B में है निश्चायक सबूत। मैंने बता दिया है निश्चायक सबूत क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है C में नासाबित। नासाबित में बता चुका हूं नासाबित क्या होता है। अब आते हैं D पे। डी का मतलब है, D में परिभाषा दे रखी दस्तावेज की। दस्तावेज क्या होगा? बड़ा अच्छी परिभाषा ही है। दस्तावेज किसको कहेंगे? व्हाट इज डॉक्यूमेंट? इंग्लिश में इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लो, ये आपके ऊपर है। किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर, अब पदार्थ क्या होता है ये आप फिजिक्स में जाके पढ़ लो, ये तो फिजिक्स में जाके पढ़ो कि पदार्थ क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं साइंस पढ़ के आया हूँ, हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, अब लॉ पढ़ रहा हूँ, लॉ में ये सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं बताऊंगा लॉ में हिस्ट्री भी काम में आती है, लॉ में फिजिक्स भी काम में आता है, लॉ में बायोलॉजी भी काम में आती है, लॉ में केमिस्ट्री भी काम आती है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो लॉ में आता नहीं है। और जो ये कहता है कि नहीं आता वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको बता दूंगा कि लॉ में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। किसी भी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों या चिन्हों द्वारा अगर कोई चीज लिखी गई है, बहुत सिंपल परिभाषा मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल परिभाषा कोई हो नहीं सकती है, ना कोई समझा सकता है। किसी भी पदार्थ पर, अब पदार्थ आप देख लेना साइंस में कि किस किस चीज को पदार्थ कहा गया है। किसी भी पदार्थ पर अगर अंकों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा अगर कोई चीज उकेरी गई है, लिखी गई है और उसको एज ए डॉक्यूमेंट पेश किया जा सकता है, तो उसको दस्तावेज कहेंगे। ठीक है, सबसे सरल परिभाषा है, इससे ज्यादा सरल परिभाषा कोई हो ही नहीं सकती। अब इसका एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं हम। आप चौराहे पे जाते हैं, चौराहे पे रेड लाइट लगी होती है, लाइटें लगी होती हैं, जो भी लाल, पीली, हरी, गुलाबी, नारंगी जो भी होती हैं, रेड लाइट लगी होती है। क्या लाइट, रेड लाइट या ग्रीन लाइट या येलो लाइट डॉक्यूमेंट में आएगी? हाँ, क्या कह रहा हूं, शांति से बैठे रहो यार, सुन लो, नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। ठीक, क्या ट्रैफिक लाइट डॉक्यूमेंट में आएगी? अब आएगी या नहीं आएगी इसको परिभाषा से मिला लो। किसी भी पदार्थ पर, क्या जिस पोल पे वो लाइट लगी है वो पदार्थ है क्या नहीं है? पदार्थ है। किसी भी पदार्थ पर, इतना तो क्लियर हो गया। अंकों, अक्षरों या चिन्हों द्वारा, अब इसमें से क्या चीज है? 3 में से अंक है या अक्षर है या चिन्ह है? तो देखिए अंक तो नहीं है, 1 2 3 होता है अंक। अक्षर भी नहीं है, ABCD काका गागा ये होते हैं, ये भी नहीं है। चिन्ह तो है, चिन्ह मतलब साइन। साइन क्या है? पीली, लाल, हरी, ये साइन है। किसी भी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों या चिन्हों द्वारा या उनमें से किसी एक या एक से अधिक द्वारा अगर कोई चीज लिखी गई है, उकेरी गई है, तो वो डॉक्यूमेंट होता है।
यानी कि ट्रैफिक लाइट डॉक्यूमेंट में आएगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं हम 2E पे। 2E में बताया गया कि साक्ष्य क्या होगा। व्हाट इज एविडेंस, साक्ष्य क्या होगा, एविडेंस क्या होगा। तो इसमें एविडेंस दो प्रकार का बताया गया है। पहला बताया गया कि ओरल एविडेंस क्या होगा, मौखिक दस्तावेज किसको कहेंगे। तो ऐसा दस्तावेज जो किसी साक्षी के द्वारा डायरेक्ट न्यायालय में दिया जाए उसको कहेंगे ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो मौखिक साक्ष्य होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष होता है, पहला। दूसरा क्लॉज इसका कहता है कि ऐसा कोई साक्ष्य जो मौखिक नहीं है, रिटन फॉर्म में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, और वो न्यायालय के सामने अगर पेश किया जाता है तो उसको दस्तावेज की साक्ष्य की कैटेगरी में डाला गया, दस्तावेजी साक्ष्य की कैटेगरी में डाला गया। यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। याद रखना कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला मौखिक साक्ष्य, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट। तो हम लोग विवादक तथ्य पे थे, पिछले वीडियो में विवादक तथ्य पे बात चल रही थी। तो विवादक तथ्य क्या, मतलब ऐसा तथ्य, ऐसी बात जो विवाद में हो। मैंने कहा कि ये मार्कर है, बच्चा कह रहा कि मेरा है, मैं कह रहा हूं मेरा है, तो लड़ाई की जड़ क्या है, विवादक तथ्य क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, मार्कर, ये पेन, यही लड़ाई की जड़ है। तो ऐसी बात या ऐसा कोई तथ्य जो स्वयं विवाद में हो, जिसके ऊपर खुद लड़ाई हो, एक कह रहा हो कि मेरा है, एक कह रहा मेरा है, इसको क्या कहेंगे, फैक्ट एंड इशू कहेंगे, विवादक तथ्य कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपधारणा कर सकेगा, मैंने आपको बता दिया है, ये उपधारणा कर सकेगा एच में है, बता दिया है। नेक्स्ट है साबित नहीं हुआ, आई में है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। साबित में मैं आपको बता चुका हूं, जे में है। इसके बाद आता है सुसंगत के, ये और समझ लेते हैं सुसंगत क्या होगा, रेलिवेंट क्या होगा। सुसंगत दे रखा है आपका 2(1) के में, किसको कहेंगे सुसंगत। व्हाट इज रेलिवेंट, सुसंगत, किसी से जुड़ा हुआ। सुसंगत की परिभाषा में सिर्फ इतना ही है कि ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है, सुसंगत तथ्य कहलाएगा। ठीक है, ऐसा तथ्य जो विवादक तथ्य से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, सुसंगत तथ्य कहलाएगा। सुसंगत, उसकी संगत में है, किसी न किसी प्रकार से जुड़ा है। तो ऐसा तथ्य जो लड़ाई की जड़ से जुड़ा हुआ है उसको सुसंगत तथ्य कहते हैं, रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है 2L में उपधारणा करेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इतनी परिभाषाएं एविडेंस एक्ट में है। ये सारी परिभाषाओं का सीक्वेंस, सारी परिभाषाओं का महत्व, सारी परिभाषाओं का सीरियल याद कर लो। इस परिभाषा खंड से आपको 2 नंबर 110% पक्के मिलेंगे। अगर इस परिभाषा खंड में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़िए और इसको समझिए।